तो मैरी शेली के उपन्यास की शुरुआत इन्हीं लाइनों से होती है और ये पंक्तियां हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती हैं। सोचिए, एक ऐसी रचना की दर्द भरी कहानी जो कभी बनना ही नहीं चाहती थी और अपने बनाने वाले के लिए उसके दिल में एक गहरी नाराजगी थी। तो आज हम सब मिलकर इस क्लासिक कहानी फ्रैंकनस्टाइन की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं बढ़कर क्यों है। असल में ये विज्ञान, महत्वाकांक्षा और अकेलेपन पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चलिए तो फिर सीधे कहानी में उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा विक्टर फ्रैंकनस्टाइन और इस नॉवेल के सबटाइटल के पीछे जो मतलब छिपा है उस पर है। तो विक्टर को आधुनिक प्रोमीथियस क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक पागल वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि एक ट्रैजिक हीरो है। एक ऐसा हीरो जिसकी महत्वाकांक्षा सारी हदें पार कर जाती है। बिल्कुल प्रोमीथियस की तरह वो भी क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन उसे आने वाले अंजाम का कोई अंदाजा नहीं होता। तो आखिर विक्टर का असली मकसद था क्या? हैरानी की बात तो यह है कि उसकी शुरुआत बिल्कुल नेक इरादों से हुई थी। यहां विक्टर का घमंड साफ झलकता है। वो खुद को एक मसीहा के तौर पर देख रहा था, कोई ऐसा जो इंसानियत के लिए विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों को जीत लेगा। वो मौत को भी हरा देना चाहता था। देखिए, यहां उसका सपना एकदम साफ है, भगवान जैसा दर्जा पाने की चाहत। वो सिर्फ बनाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसकी पूजा हो। ये वो पल है उसके सपने के एक भयानक दुस्वप्न में बदलने से ठीक पहले का। और बस यही वो पल है, वो निर्णायक क्षण। त्याग का ये एक काम पूरी की पूरी त्रासदी की शुरुआत कर देता है। जिस प्राणी को उसने बनाया, उसे जन्म लेते ही पहले ही पल में बेसहारा छोड़ दिया गया। अब कहानी का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। चलिए अब उस त्यागे हुए प्राणी की दुनिया में चलते हैं और उस नए, बिल्कुल अकेले जीव के दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये उस प्राणी की दर्दनाक यात्रा है, एक कोरी स्लेट से एक सोचने समझने वाले आत्मजागरूक प्राणी बनने तक का सफर। एक ऐसा सफर जहां उसे अपने भयानक अकेलेपन और अपनी बदसूरती का एहसास होता है, और ये सीखना उसके लिए वरदान से ज्यादा एक अभिशाप बन जाता है। ये प्राणी की विक्टर से की गई एक दर्द भरी गुहार है। वो बस एक साथी चाहता है, किसी से जुड़ाव महसूस करना चाहता है। और यहीं हम देखते हैं कि उसके बदले की भावना की जड़ कहाँ है। ये उसके अकेलेपन और उसके गहरे दुख से पैदा हुई है। और जब विक्टर अपने प्राणी के लिए एक साथी बनाने से साफ इनकार कर देता है, तो दोनों के बीच एक विनाशकारी और कभी न खत्म होने वाला संघर्ष शुरू हो जाता है। यहां दोनों किरदारों के बीच की जो गहरी खाई है ना, वो साफ दिखती है। वो एक दूसरे को कैसे देखते थे, यही उनकी दुखद गलतफहमी की असली जड़ है। एक के लिए जो दानव था, वो दूसरे के लिए मेरे निर्माता था। एक के बाद एक मौतें, ये बदले का वो चक्र है जो सब कुछ तबाह कर देता है। हर मौत के साथ दोनों और भी गहरे अंधेरे में डूबते जाते हैं, और इसकी कीमत निर्दोष लोग चुकाते हैं। जब विक्टर उस मादा प्राणी को नष्ट कर देता है, तो प्राणी उसे ये भयानक धमकी देता है। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचता। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। एक सुनसान, बर्फीला इलाका, जो असल में इन किरदारों की अंदरूनी तबाही का ही प्रतीक है। ये विक्टर का नजरिया है। उससे सब कुछ छिन चुका है, सिवाय बदले की एक पागलपन भरी इच्छा के। और यही इच्छा अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुकी है। और इसके ठीक उलट ये प्राणी का नजरिया है। वो बताता है कि बदला लेने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला। उसकी पीड़ा और उसका अकेलापन जिसका तस है, उसका बदला बिल्कुल खोखला साबित हुआ। और ये पीछा खत्म होता है एक जहाज पर विक्टर की मौत के साथ। वो अपनी खोज में नाकाम रहा। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो एक और महत्वाकांक्षी खोजकर्ता को अपनी जैसी गलती दोहराने से आगाह करता है। विक्टर के शव पर कहे गए प्राणी के ये अंतिम शब्द दिल दहला देने वाले हैं। वो भी आत्मविनाश की योजना बनाता है, उस बंजर जमीन में अकेले मरने के लिए अपने निर्माता के पापों का बोझ उठाए हुए। और हम इस कहानी को इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि असली दैत्य कौन था? वो महत्वाकांक्षी निर्माता जिसने अपनी रचना को त्याग दिया, या वो रचना जिसे दुनिया ने ठुकराया और जो बदले की आग में जल उठी? शायद इसका जवाब इतना सीधा है ही नहीं।